दुनिया में कहीं भी कोई बड़ा हमला होना होता है तो सबसे पहले आप ये ज़हन में रखिएगा, उससे पहले के इकदाम देखे जाते हैं। पिछली दफा भी ईरान पर जब हमला होना था उससे 2 दिन पहले तकरीबन तमाम चाइनीज को ईरान से निकाल लिया गया था और उसके बाद ये सीज फायर, ये तमाम चीजें हुई तो कुछ चाइनीज वहां रह गए थे और अभी उनको लाया गया कुछ काम के लिए। अब भी सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जब ये मोमेंट आखिरी लम्हात में यानी सूरत हाल खराब होती नजर आ रही है तो सबसे पहले चाइनीज को इस वक्त निकाला जा रहा है। और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि चाइना ने इस वक्त सेकेंड इमरजेंसी इवैक्यूएशन नोटिस जारी किया तमाम चाइनीज नेशनल को ईरान में। ये आखिरी दफा 27 फरवरी को हुआ था और उसके एक दिन के बाद अटैक हो गया था। इनको पता था तब भी कुछ होने वाला है, अब भी पता है कुछ होने वाला है और चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसियां बता रही हैं कि कुछ बड़ा खतरनाक होने वाला है इस वक्त। आप ये जरा मनाजिर देखिए, ये अमेरिका के इस वक्त जेट्स, कार्गो और दीगर तमाम चीजें हंगामी बेसिस पर इस वक्त मिडिल ईस्ट मुंतकिल की जा रही हैं। ये लोग धड़ाधड़ अपना सामान इस वक्त मुंतकिल कर रहे हैं। यानी आप ये देखें कि दर्जनों के हिसाब से अमेरिकी एयरफोर्स के जो प्लेन है वो इक्विपमेंट, सामान नॉन स्टॉप इस वक्त मुंतकिल कर रहे हैं। अब अमेरिकी फिजाइया के दर्जनों तैयारे इस वक्त मिडिल ईस्ट में सामान पहुंचा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि वॉर सर पर खड़ी हुई है, कुछ होने वाला है। और ये मनाजिर जब आप देखेंगे तो 25 से ज्यादा अमेरिका के रीफ्यूलिंग टैंकर्स इस वक्त बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हैं मौजूद। अगर ये जंग हो रही होती तो हो सकता है ईरान ने सबको उड़ा ही देता, लेकिन इस वक्त मौजूद है तो आप ये समझ लें ये बड़ा अनयूजुअल सा वाकया है और बड़ा रेयर इवेंट होता है। और ये साफ क्लियरली बता रहा है कि कुछ होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। और बाकी सूरत हाल आप देखें कि अब्बास अरागची आए, उन्होंने क्लियरली कहा है कि मैं जो पाकिस्तान जा रहा हूं अमरीकियों से मिलने के लिए नहीं जा रहा। वहां से अमरीकी आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं है अमरीका से मिलने का। हम सिर्फ पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं, जैसे मस्कत का दौरा है, फिर उसके बाद मॉस्को जाना है, यानी ओमान और रशिया। हम सिर्फ पाकिस्तान जा रहे हैं कि अमरीका ने कुछ उनको कहा है, मौका सुनने जा रहे हैं, हमने अमरीका से नहीं मिलना। तो तलखियां भी अरूज पर है, जंग भी अरूज पर होने वाली है, सारी की सारी चीजें इस वक्त अरूज पर होने के लिए जा रही हैं। और ईरान को देखिए, ईरान पे होने वाले जो अगले हमले हैं उससे पहले चाइना ने उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया कि तुम पर अटैक होने जा रहा है। चीन के पास अब तक की सबसे बड़ी मालूमात रही हैं, उनके पास इसराइली अटैक और अमेरिका के अटैक की इंटेलिजेंस इस वक्त मौजूद है, इसलिए वो शहरियों को निकाल रहा है। तो इस बार भी अगर अटैक हुए तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बन सकता है ईरान में। अमेरिका लाजमी नहीं कि इसराइली हमले में शरीक हो, यह आप ज़हन में रखिएगा। जाती तौर पर यह भी हो सकता है कि इजरायली बड़े हमले करें क्योंकि यूरोप साइड पर खड़ा है, खुद अमेरिका, ट्रंप के पास वो सपोर्ट नहीं है जो ईरान जंग से पहले थी। तो अमेरिका हो सकता है इन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया हो इसराइल को कि आप सिर्फ अटैक करें, और लेकिन बदले में ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल भी अटैक करेगा तो अमेरिका पर भी अटैक होगा और उसके तहादियों पर भी अटैक होगा। और उन्होंने कहा कि इस दफा हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक करेंगे। यानी अगर कोई ये समझ रहा है ना कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, ये सारी चीजें होंगी और सारे का सारा मामला होगा। देखें, ईरान जंग पहली तो बात है कि फौरी बंद नहीं होगी, ये यूक्रेन जंग की तरफ फैलती जाएगी, तवील होगी। और हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर एक चीज नजर आ रही, खदशा ये है कि तेल की कीमतें $200 बैरल तक जाने वाली हैं। आप ये सोचा करिए, होता है कि पूरी दुनिया के अंदर कंपनीज बैंक करप्ट और बहरान कहां से कहां जा सकता है। अमेरिका इस जंग में पूरी तरह फंस चुका है। अगर अब वो ये जंग बंद करता है तो फिर आप ज़हन में रखिएगा वो ईरान की टर्म्स एंड कंडीशन पर बंद करेगा और ईरान कहेगा तो मिडिल ईस्ट भी छोड़ो, पैसा भी दो, ये करो वो करो। अब अमेरिका अगर यहां से निकलता है तो एक बात आप ज़हन में रखिए, सबसे पहले तो उसका पेट्रो डॉलर जाएगा, यानी अब तेल जो है वो डॉलर में नहीं बिका करेगा। तो अमेरिका की इकोनॉमी का तो सारे का सारा दारोमदार इस पर है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैक कर रहा है। चाइना की जो एनर्जी है वो 40% तो गल्फ कंट्री से आती है, तो चाइना काफी हद तक चीजों को मैनेज करने की सलाहियत रखता है। सो अब ये बात आप ज़हन में रखें कि अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त मिडिल ईस्ट में आ चुका है। 15,000 सेलर्स और मरीन्स और 200 प्लस जहाज, 3 कैरियर्स। आप बताएं, ये लार्जेस्ट यूएस नेवल प्रेजेंस है खत्ते में कई दहाइयों में। क्या करने के लिए आए हैं? ये क्या सिर्फ दिखाने के लिए आए हैं? ये पागल तो नहीं है कि ये दिखाने के लिए आए, ये लड़ने के लिए आए हैं। तो 25 रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तिल अवीव में हो, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हो,
दीगर जगहों पर हो तो किस मकसद के लिए आता है? ये रूटीन नहीं है, ये जंग है और ये जंग होने के लिए जा रही है। ईरान ने क्लियरली कहा है कि हमारे मिसाइलों का जो बहुत बड़ा पोर्शन है ना, कैपेबिलिटीज, हमने अभी तक उसको इस्तेमाल नहीं किया और हम मोमेंट्स, चंद लम्हात के अंदर ये सारे का सारा काम कर देंगे। तो अब अमेरिका के लिए एक बहुत ही टफ सिचुएशन है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन वो भी लड़ाई के लिए तैयार है। और मजे की बात यह है कि ईरान इस दफा बातचीत से ज्यादा लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्होंने कांग्रेस को ब्रीफ करते हुए बताया, उन्होंने कहा जी पहले ये जो डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहा था कि ईरान की ताकत नहीं है, ईरान ऐसा है वैसा है, ये रियलिटी बेस्ड बात नहीं है। ईरान बहुत बड़ी ताकत है और इन लोगों ने उसको अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, जिसका नुकसान उठाना पड़ा है। सो ये बात आप जहन में रखिएगा कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि ट्रम्प अब ये समझ रहा है कि मैं ब्लेम किस पर डालूं। उसने किया ये है कि चाइना की जो ऑयल रिफाइनरी है और जो 40 शिपिंग कंपनीज हैं, टैंकर्स वगैरह जो ईरान से ऑयल या चीजें लाते हैं, उन पर पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। ये वो लम्हा है जब चाइना नहीं डरने वाला। पहली बात तो आप जहन में रखिए, तो वो चाइना है जो सब पर पाबंदियां लगाएगा। ईरान के हवाले से आप समझ लें कि यूरोप ने कहा है कि अगर ये जंग बंद होती है तो फिर हम ईरान पर पाबंदियां हटा देंगे, नरमी करेंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि ईरान ने कहा है कि मैंने यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई ऐसा शिप जाने नहीं देना जो यूरोप के लिए माल लेकर जाए। उसकी रीजन क्या है? रीजन उसकी बड़ी सादा सी है कि इन लोगों ने हम पर पाबंदियां लगाई, हम इन पर लगाएंगे। कतर के अमीर को ये बात पता चली है कि हालात खराब हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जहाजों की एक्टिविटी बता रही है कि चीजें कहां तक जा रही हैं। तो अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर इस वक्त ईरान के कब्जे में है। ईरान को ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारे अलावा यहाँ का बादशाह कोई नहीं है, तो वो पूरी तरह मैनेज कर रहे हैं। दूसरी सूरत हाल ये है कि जो ईरान की सुप्रीम लीडर हैं वो कोई बहुत ज्यादा मूड में नहीं है बातचीत की। ये आप जहन में रखिएगा, वो बिल्कुल भी कोई इतना ज्यादा, इसे कहते हैं कि मूड में हो बातचीत करने के लिए कि जी वो करनी है बातचीत, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका कोई ऐसा मामला नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि लड़ाई करनी है, लड़ाई करेंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें कभी किसी सूरत हाल में पीछे हटना ही नहीं है। आप यहां से अंदाजा कर लेना कि इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल ये है कि एक तरफ वो अटैक की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो मुकम्मल तौर पर हिट करने के लिए जा रहे हैं इन लोगों को। यानी ईरान के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है, ऐसी सूरत हाल अजीबो गरीब है कि वो हिट करने की इस वक्त भरपूर तैयारी कर रहे हैं ईरान के ऑफिशियल्स को, उनके लीडर्स को, उनके तमाम लोगों को। अब आप ये सोचें, जब आप ऐसी सूरत हाल का सामना करते हैं तो फिर मामला क्या है? यानी क्या आप इसको आसान लेवल पर जाकर देखते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा एक झटका है, एक बड़ी लड़ाई है और ये सारे पिस रहे हैं इस लड़ाई के अंदर। ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि यानी सब इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। और ये बात आप जहन में रखिएगा कि अमेरिका इस वक्त इतनी बड़ी लड़ाई और जंग की तैयारी कर रहा है कि आज से पहले नहीं हुई होगी, और इसके अलावा कोई अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है। यानी इस जंग के अंदर सारे इतना बिजार हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हुए हैं, सारे इनसे तंग आ चुके हुए हैं कि कोई इस वक्त लड़ाई करने को तैयार नहीं। दूसरी सूरत हाल ये है कि देखिए अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट के अंदर तैयारे हैं F-18 वो तैनात इस वक्त हो चुके हुए हैं। C-17 से लेकर तमाम जिसे कहते हैं कार्गो शिप और जितने भी रीफ्यूल्ड एयरक्राफ्ट, ये सब कुछ किस मकसद के लिए पहुंच रहे हैं? वो एक बड़ी जंग के लिए पहुंच रहे हैं। और यही वो असल में जंग है जिसका हमेशा से एक खदशा मौजूद रहता था। देखिए इस वक्त सिनेरियो ये है कि ट्रंप ने पहले सोचा था कि मैं या तो अपनी बेटी इवांका को लेकर आऊंगा 2028 के लिए, या मैं उसके बाद अमेरिका के कानून में ऐसी तब्दीली कर दूंगा कि जिससे 3 दफा भी कोई प्रेसिडेंट बन सकता है। हालात अब ये बता रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी अब इंतजार कर रही है कि मिड टर्म इलेक्शन, उसमें 100% जो सर्वे रिजल्ट्स बता रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी का सफाया होने वाला है और बड़ी तादाद के अंदर जो हाउस है वो डेमोक्रेट्स के पास चला जाएगा, जिसे होगा ये कि ट्रंप का मुआवजा पक्का है। तो इस चक्कर में अब हो सकता है मार्को रूबियो को 2028 से सदारती इंतखाबात के लिए दुनिया देखे। यानी अब ये हालत ही हो चुकी है। देखिए है तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट के करीब बंदा है, वफादारी है, उसने ट्रंप से भी वफादारी निभाई है, काफी कुछ किया है। लेकिन अब मसला ये है कि जो जेडी वेंस है उसको इन्होंने सोचा था पहले वो आगे आएगा। जेडी वेंस कह रहा है जंग बंद करनी है, और जो जंग बंदी करने की बात करता है वो इसराइल के करीब नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके अलावा अगर जो करीब नहीं है वो जंग कैसे लड़ेगा और फिर उसके बाद सदर कैसे बनेगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मार्को रूबियो का नंबर स्ट्रांग है।